बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर वनस्पति जगत, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो आज भी कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे किसकी, टेरिडोफाइट्स की। कंटिन्यू करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं और उससे संबंधित लास्ट में आएगा क्विज। पूरी क्लास को अटेंड करिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, देखिए बेटा जी, वनस्पति जगत, आप तो बोलेंगे सर थक गए हम ये बार बार देखकर, नहीं लाऊंगा। वनस्पति जगत वर्गीकरण किया आइकलर ने, क्रिप्टोगेम्स, फिनेरोगेमस, है ना। क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, ये हम दोनों पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइट, यानी आखिरी समूह पढ़ रहे हैं किसका, क्रिप्टोगेमस का। कौन, टेरिडोफाइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बचेगा, फिनेरोगेमस, जिसमें हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, चलिए जी, हमने स्टार्ट किया क्या, ये टेरिडोफाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। टेरिडोफाइट्स के कुछ लक्षण मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, अगर आपको याद आ रहे हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी टेरिडोफाइट्स के बारे में, एक बार याद दिला देता हूं फटाफट जल्दी से। पहला बिंदु मैंने आपको बताया था, ये जो टेरिडोफाइट जो है, शब्द जो है टेरिडोफाइटा, ये किसने दिया था, आपको याद आ रहा होगा, हैकल ने। वैज्ञानिक का नाम क्या था बाबू, हैकल। दूसरा बिंदु टेरिडोलॉजी, ये भी मैंने आपको बता दिया था। टेरिडोलॉजी क्या था, ये मैंने आपको बताया था। किसका अध्ययन, सर टेरिडोफाइट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, टेरिडोलॉजी, मैंने ये भी बताया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि इन्हें पादप जगत का उभयचर या सरीसर्प कहा जाता है। पादप जगत का सरीसर्प कहा जाता है। अब जरा सोचिए क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। क्यों, क्योंकि ये प्रथम स्थलीय पादप थे आपके। तो प्रथम स्थलीय पादप जो थे वो कौन थे आपके, ये थे। और प्रथम स्थलीय जंतु जो थे वो कौन थे, सरीसर्प थे। उभयचरों के बाद उत्पत्ति हुई किसकी, सरीसर्प। एम्फीबियंस के बाद कौन आए थे, रेप्टाइल्स आए थे इस पृथ्वी पर, है ना। एम्फीबियंस जो पानी पर निर्भर थे, मेंढक जैसे पानी पर निर्भर होता है निषेचन के लिए, उसके जो युग्मक होते हैं वो पानी में निषेचन करते हैं। उसका जो लार्वा बनता है, टेडपोल जो बनता है, वो पानी में बनता है। फिर वो धीरे धीरे विकास करके जमीन पर आते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उभयचर जो होते हैं वो स्थल पर तो है लेकिन जल पर निर्भर है। इसीलिए हमने ब्रायोफाइट को क्या बोला था, उभयचर बोला था। क्यों, क्योंकि स्थल पर तो आए लेकिन जल पर निर्भर थे। ठीक है जी, लेकिन उभयचरों के बाद, एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उभयचरों के बाद जो जंतु इस पृथ्वी पर स्थलीय आए थे, स्थलीय जो आए थे, पूर्ण रूप से स्थलीय जो थे, वो कौन थे, सरीसर्प थे, जो बिना पानी के रह सकते, है ना, रह सकते, बिल्कुल रह सकते। उसी प्रकार ये भी किसके बाद आए थे, ये आपके टेरिडोफाइट किसके बाद आए थे, ब्रायोफाइट के बाद, जो सरीसर्पों के समान प्रथम स्थलीय पादप थे। प्रथम स्थलीय पादप थे कौन से, आपके टेरिडोफाइट्स। इसीलिए इनको हमने बोला है क्या, पादप जगत का सरीसर्प। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है, भूलेंगे तो नहीं। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन, पक्का। आइए नेक्स्ट, चौथा बिंदु मैंने बताया था, इनको सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लिया जाता है। सजावटी पौधों के रूप में उपयोग में लिया जाता है किसको, इनको। कुछ बताया था ऐसे, कुछ बताया था, नहीं बताया था सर। सजावट के तौर पर हम अपने घरों में टेरिडोफाइट्स लगाते हैं, यस लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। ये हमारे कितने बिंदु हो गए हैं, 4। बताएं, यहां तक दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये 5वां बिंदु मानकर चल सकते हैं आप। प्रथम स्थलीय पादप थे कौन बेटा जी आपके, ये टेरिडोफाइट। सोचो, ये 5 बिंदु मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, अब आगे चले। चलिए छठा बिंदु, बेटा ये कहां पर मिलते हैं, ये कहां पर मिलते हैं, ज्यादातर ये कहां पर मिलते हैं, तो ये भी छाया वाले इलाकों में, छाया, नमी, ठीक है, ठंडे इलाकों में मिलते हैं।
जहां पर छाया है, जहां पर नमी है, जहां पर ठंडक है, पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, वहां पर मिलते हैं। और ऐसे पादपों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या बोलते हैं? स्कियोफाइट। आप में से कोई बच्चा कभी पहाड़ की तरफ गया? पहाड़ी इलाके जो होते हैं, ठंडे इलाके जो होते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में नैनीताल नाम सुना होगा आपने, है ना, जम्मू कश्मीर, ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर ठंडक होती है, बर्फ होती है ना, वहां पर ज्यादातर आपके क्या मिलते हैं? टेरिडोफाइट्स मिलते हैं। दंडना दंडन। चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का। आइए बेटा जी, नेक्स्ट सातवां बिंदु। सातवां बिंदु, ये छठा बहुत सिंपल सा था, ठीक है। सातवां बिंदु, अब ध्यान से सुनना। नीट 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था। नीट 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था, उपरोक्त में से कौन प्रथम संवहनीय क्रिप्टो गेम्स है? क्या बोला? उपरोक्त में से, ये क्वेश्चन आया था बेटा जी इस तरीके से, उपरोक्त में से कौन प्रथम संवहनी क्रिप्टो गेम्स या गेम्स है? अब आप खुद इसका आंसर दीजिए। अब अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता टेंशन क्या ले रहे हो, अभी बताता हूं। देखिए आप मुझे बताएं, ब्रायोफाइट प्रथम स्थलीय पादप क्यों नहीं थे? सोचो, स्थल पर तो थे, फिर भी हम उनको वास्तविक स्थलीय या स्थलीय पादप नहीं मान रहे। हमारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि ये हमारे प्रथम स्थलीय पादप है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि प्रथम स्थलीय पादप जो है वो कौन है भैया? साफ बोलती है कि ये हमारे प्रथम स्थलीय पादप है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि प्रथम स्थलीय पादप जो है वो कौन है भैया? वो है हमारे टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट को क्यों नहीं माना था? सोचिए, दिमाग लगाएं फटाफट। हमने ब्रायोफाइट को प्रथम स्थलीय पादप क्यों नहीं माना था? क्यों नहीं माना था? दो चीजें याद करिए, दो चीजें मैंने आपको बताई थी क्यों नहीं माना था। पहला कि भैया अगर वो पूर्ण रूप से स्थल पर होते, है ना, तो उनके अंदर संवहन ऊतक होने चाहिए थे, जाइलम फ्लोएम। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं मान लो ब्रायोफाइट हूं, मैं जल पर निर्भर हूं, किस चीज के लिए? जनन के लिए, ठीक है। अगर मैं स्थल पर आता तो नीचे मेरे पास जाइलम फ्लोएम होते तो मैं जड़ों से अपनी क्या ले लेता? जल निकाल लेता। तो ब्रायोफाइट में संवहन ऊतक भी नहीं थे और वो जल पर भी निर्भर थे, इसलिए हमने उनको स्थलीय पादप नहीं माना था, ठीक है। बेटा जी समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूं। ब्रायोफाइट को हमने स्थलीय पादप नहीं माना था क्योंकि उनमें एक तो संवहन ऊतक नहीं थे, जाइलम फ्लोएम नहीं थे और वो जल पर निर्भर थे, है ना। अब ध्यान से सुनना, इनको हम प्रथम स्थलीय पादप क्यों मान रहे हैं? सोचो, इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनमें, ध्यान से सुनो, ये आठवां बिंदु मान लो, नहीं तो वो सातवां ही मान लो, सातवां ही है ये तो प्रश्न है, सातवां बिंदु मान लो इसको। क्या? सर्वप्रथम संवहन बंडल, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम इनमें आए थे। याद रखना, सर्वप्रथम अपनी आंखें, कान, नाक, जो भी आपके अंदर खोलकर, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग खोलकर, क्या? सबसे पहले सर्वप्रथम संवहन ऊतक इनमें उत्पन्न हुए थे या इनमें पाए गए थे। यानी सर्वप्रथम संवहन ऊतक यानी आपके जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम
ये किन में आए थे प्रभु, भूल मत जाना। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक आए थे किसमें, इनमें। अब आप जरा सोचिए, ये संवहन ऊतक है, तो मेरा प्रश्न तो यही था ना कि कौन से ऐसे पादप हैं, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आप इमेजिन कर लीजिएगा कौन से ऐसे पादप हैं जो सबसे पहले प्रथम संवहनी का मतलब जिनमें संवहन ऊतक होगा, संवहन करेंगे। संवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जल का जाना, भोजन का जाना, कौन लेकर जाता है, संवहन मंडल, जाइलम फ्लोएम। जाइलम आपका जल को लेकर जाता है, फ्लोएम भोजन को लेकर जाता है ना, संवहन करा। तो प्रथम संवहनी क्रिप्टोगेमस वर्ड कहां से आया, सोचो, दिमाग लगाओ। क्रिप्टोगेमस कौन था, अरे ये क्रिप्टोगेमस आइकलर ने याद करी, आइकलर, अरे क्रिप्टोगेमस हमारे 3 थे। बच्चे ना इस प्रश्न को देखकर हड़बड़ा गए, अरे यार ये क्रिप्टोगेमस कहीं पढ़ा था, भूल गए, है ना। तो क्रिप्टोगेमस बीज रहित पादप 3 थे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। इन तीनों में सबसे पहले यानी कौन से क्रिप्टोगेम्स में संवहन बंडल आए, टेरिडोफाइट में सबसे पहले आए। तो ये था बेटा जी आपका प्रश्न, है ना। तो आंसर इसका आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या, टेरिडोफाइट। याद रखना है किसमें बेटा, टेरिडोफाइट में सबसे पहले क्या आए थे, संवहन बंडल, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये थे बेटा जी हमारे सिंपल से 7 लक्षण किसके, टेरिडोफाइट के। डंडना डंडन, चलें आगे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भयंकर चीज। क्या पढ़ने वाले हैं, भयंकर से भयंकर चीज, जो मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आती। लेकिन अगर आपको ब्रायोफाइट का जीवन चक्र याद है, किसका, ब्रायोफाइट का जीवन चक्र अगर याद है, तो यहां पर अब हम पढ़ने वाले इसके बाद टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। यानी मैं इसको 8वां बिंदु मान लूं। यस, 7 बिंदु हमारे यहां तक हो चुके, अब 8वां बिंदु क्या, टेरिडोफाइट का हम देखने वाले हैं, क्या, जीवन चक्र। बताओ, चलें पढ़ें, स्टार्ट करें जीवन चक्र, है जी। थोड़ा सा ना टफ पड़ेगा, धैर्य बनाए रखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन से सुनिएगा, दिमाग को भटकने मत दीजिएगा। अगर भटके तो वापस फोकस करिएगा पढ़ाई पर। थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि प्लांट्स है, मैं जानता हूं, लेकिन आएगा तो सही बेटा जी, पेपर में तो आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे जबरदस्ती पढ़ो, चाहे मन लगाकर पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आइए बेटा जी, 8वां बिंदु हम पढ़ने वाले टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। ये जीवन चक्र आपको दिख रहा है ना, ये पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा टेरिडोफाइट के बारे में। अभी जीवन चक्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और भी हैं। 9वां बिंदु, आप बोलेंगे 8वां तो समझाया नहीं सर। अरे समझाऊंगा, पहले 9वां, 10वां, 11वां बिंदु तो सुन लो, फिर समझ में आएगा। देखिएगा, आप में से कितने बच्चों को याद है ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर कौन था, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, सोचो, ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर क्या था, क्या था सर, युग्मकोद्भिद था। कौन था, अगुणित युग्मकोद्भिद था। याद आ रहा है, जिसमें सर कुछ नीचे से कुछ धागे से निकल रहे थे, राइजॉइड बोला था, मूल सम संरचना थी। याद आ रहा है, याद आ रहा है। उसमें उस युग्मकोद्भिद पर कहीं नर युग्मक या नर जनन अंग पुंधानी, मादा जनन अंग स्त्रीधानी, जिन्होंने युग्मक बनाए, पुमंग या पुमणु भी बोल देते, मैंने पुमणु नहीं बताया था, पुमणु भी बोल देते। और स्त्रीधानी में क्या बना था, अंड बना था। सर पानी में गए, निषेचन किया, युग्मनज बनाया, युग्मनज ने फिर आगे चलकर विभाजन करके क्या बनाया था सर, बीजाणुद्भिद बनाया था। सर बीजाणुद्भिद जो था वो पूर्ण रूप से परजीवी था, लीवर वर्ट में अर्ध रूप से परजीवी था। आपके मौस में याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था। दिमाग से निकालना मत, बार बार रिवाइज करते रहना। अगर दिमाग से निकाल दिया ना, फिर वो 2 दिन के लिए रहती है चीज, फिर उसके बाद गप्पम गप भूल जाते हैं। फिर समझ में आया, रिवाइज करते रहिएगा। अगर रिवाइज नहीं किया तो वो फिर चीज, मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। आइए, अब यहां पर और ब्रायोफाइट के जीवन चक्र में कुछ नहीं, भारी अंतर मिलेगा। क्या, वहां पर मुख्य पादप शरीर क्या था सर, युग्मकोद्भिद था। इनका
मुख्य पादप शरीर, इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है बच्चों, उसका नाम होता है, याद रखना, बीजाणुद्भिद। आप बोलेंगे उड़ी बाबा सर जी ये तो चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया। ब्रायोफाइट में कौन था मुख्य पादप शरीर? सर युग्मकोद्भिद था। यहां पर मेन प्लांट बॉडी कौन है? मुख्य पादप शरीर कौन है? सर बीजाणुद्भिद है जो द्विगुणित होती है। मैंने कहा हाँ जी, बिल्कुल जी, यही है। मैं क्या करूं है, मिलती है। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी, मुख्य पादप शरीर जो होता है वो कौन होता है बेटा जी? याद रखना आपका बीजाणुद्भिद। ठीक है, नॉर्मल। चलें आगे। अब 10वां बिंदु। अब ये जो बीजाणुद्भिद जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बीजाणुद्भिद है, जिन्होंने ब्रायोफाइट ध्यान से सुना था ना, उनको तो बिल्कुल धमाई धम समझ में आ जाएगा। एकदम से चीजें याद आएंगी। मैं पुरानी चीज भी रिवाइज करा देता हूं, जरा याद करिए। ब्रायोफाइट में बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पर आश्रित था भोजन और आवास के लिए। बीजाणुद्भिद की संरचना याद करिए, दिमाग पे हथौड़ा डालो और सोचो, बीजाणुद्भिद की संरचना कैसी थी? सर 3 चीजें मिल रही थी। सर कैप्सूल था, सर सीटा था, सर नीचे पाद था। कुछ था, कुछ 3 संरचना याद आ रही है ऐसी? पाद, सीटा, कैप्सूल। याद आ रहा है? यहां पर सर, यहां पर आप बोल रहे हो सर मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद है। मैंने कहा तो यहां पर जो बीजाणुद्भिद है, क्या वो पाद, सीटा, कैप्सूल मिलेगा? ना रे, यहां पर बीजाणुद्भिद यानी जो मुख्य पादप शरीर है, ये विभेदित होता है। विभेदित का मतलब बटा होता है 3 भागों में। 3 चीजें मिलती हैं। सर क्या क्या मिलता है बेटा? मूल मिल रही है। अब देखो मैं यहां पर मूल लिख रहा हूं, मूल सम नहीं लिख रहा, प्रॉपर मूल मिल रही है। प्रॉपर क्या मिल रही है? मूल यानी रूट्स, यानी जड़े। और बोलो, प्रॉपर जड़े मिल रही है। ठीक है, पूर्ण रूप से मिल रही है। अब मूल सम नहीं लिखा मैंने, यहां पर क्या लिखिए? मूल मिल रही है। सर तना मिल रहा है, और सर जी पर्ण भी मिल रही हैं। यानी ये वो पहले पादप थे जिनका शरीर थैलस नहीं था। सोचो सोचो क्या बोला, इनका शरीर थैलस नहीं था। याद करिए, थैलोफाइट, थैलोफाइट नाम क्यों दिया था? क्योंकि उनका शरीर क्या था? थैलस था, विभेदित नहीं था, ना ही पर्ण में, ना ही तने में, ना ही मूल में। ब्रायोफाइट में भी जो मुख्य पादप शरीर था कौन था? सर युग्मकोद्भिद था, वो भी विभेदित नहीं था, ना ही तने में, ना ही मूल में, ना ही पर्ण में। हाँ, मूल समान संरचना मिल रही थी, राइजोइड। पोरेला जिसमें पर्ण के समान संरचना मिल रही थी। मॉस में पर्ण समान, तना समान, मूल समान मिल रही थी। लीवरवर्ट में केवल मूल समान मिल रही थी। याद आ रही चीजें? याद है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अब जरा सोचिए, यहां पर ऐसा कोई समान समान लिखा नहीं, पूर्ण रूप से विभेदित है। तना भी मिल रहा है, मूल भी मिल रही है, पर्ण भी मिल रहा है, और ये मुख्य पादप शरीर शायद आप देख सकते हैं इधर। ये देखिए, नीचे है जड़ें इस तरीके से। ठीक है, ये तना, और इस पर मिल रही हैं पत्तियां। तो प्रॉपर तना मिलेगा, जड़ें मिलेंगी, मूल मिलेंगी, और पत्तियां यानी लीफ मिलेंगी। किसमें? इस मुख्य पादप शरीर जो कौन है यहां पर? युग्मकोद्भिद नहीं है, बीजाणुद्भिद है। ठीक है, अब प्रश्न आएगा नया। देखो, हर चीज को समझने के बाद एक प्रश्न खड़ा होता है। सर पहली चीज समझ में आ गई, आप यहां पर जीवन चक्र पढ़ाने वाले हो, लेकिन जीवन चक्र पढ़ाने से पहले आपने सबसे पहले ये बताया कि भैया टेरिडोफाइट के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, मुख्य पादप शरीर है, वो बीजाणुद्भिद है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ये विभेदित होता है। अब ये जो बीजाणुद्भिद है ये कैसा है? क्या ये भी थैलस के जैसा? क्या इसमें कैप्सूल, पाद, सीटा मिलेगा क्या जो ब्रायोफाइट में मिल रहा था? मैंने कहा नहीं, यहां पर बीजाणुद्भिद जो होता है विभेदित होता है। मेन प्लांट बॉडी है, इसमें पत्तियां भी मिलेंगी, इसमें तना भी मिलेगा, इसमें जड़ें भी मिलेंगी। सर बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अब आगे, अब सर मूल कौन सी होगी? अब देखिए 11वीं कक्षा का एक अध्याय है जिसका नाम है पुष्पीय पादपों की आकारिकी। क्या नाम है? पुष्पीय पादपों की आकारिकी, जहां पर आप पढ़ते हैं मूल 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की आप मूल पढ़ते हैं।
एक होती है मूसला मूल, एक होती है आपकी अपस्थानिक मूल, और एक होती है झकड़ा मूल। क्या क्या बोला मैंने? मूसला मूल। अब ये नाम सुने हैं तो ठीक है, नहीं सुने तो याद रखना 3 प्रकार की मूल होती है। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते थे ये भी मैं बोल देता हूं। मूसला मूल को हम बोलते हैं टैप रूट, अपस्थानिक मूल को हम बोलते हैं एडवेंटेशियस रूट, और झकड़ा मूल को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। 3 प्रकार की रूट्स होती है, 3 प्रकार की जड़ें होती है, 3 प्रकार की मूल होती है। अब प्रश्न बनता है कि यहां पर कौन सी मूल मिलेगी, कौन सी मिलेगी? तो याद रखना यहां पर इनमें इतना डिटेल में हालांकि पूछा नहीं जाएगा, फिर भी याद रखिएगा इनमें जो मूल मिलती है वो कौन सी होती है? अपस्थानिक। अब आपका फिर प्रश्न बनेगा, सर ये अपस्थानिक मूल क्या? अब ये चीज मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर ये टॉपिक अलग हटकर उस चैप्टर की तरफ चला जाएगा। सर मूसला मूल क्या होती है, सर अपस्थानिक मूल क्या होती है, सर झकड़ा मूल क्या होती है, वो हमारा टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि वो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लेना है ना, मैं आपको याद भी दिला दूंगा। जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको इस चैप्टर पर याद दिला दूंगा, ताकि वो रिकॉल कर लेंगे आप इस चैप्टर को भी। समझ में आया? तो अभी सिर्फ इतना सा कि यहां पर जो मूल मिलती है बेटा जी किसमें, यहां पर जो जड़ें मिलती हैं किसमें? टेरिडोफाइट्स में। कौन सी होती है? अपस्थानिक मूल होती है, एडवेंटेशियस रूट होती है। हल्का सा हिंट दे देता हूं, आप में से कितने बच्चों ने बरगद का पेड़ देखा है? बरगद का, बरगर नहीं, बरगद का पेड़ देखा है? बेनियन ट्रीज है ना, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, याद रखना। हमारे इंडिया का राष्ट्रीय वृक्ष है फाइकस बेंगेलेंसिस, बेनियन ट्री, बरगद का वृक्ष है ना। उसमें कुछ लताएं देखी लटकती हुई, देखी होंगी आपने कभी ना कभी तो देखा होगा। बड़ा मन करता है, देखो मेरा मन तो करता है उनको लताओं को पकड़कर झूल लेगा। आप में से किसी का करता है? अगर करता है तो ठीक है, अच्छा सा कनेक्शन बैठ रहा है। अगर करता है, नहीं बैठता कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अगर करता है तो अच्छी बात है। मेरा तो बड़ा मन करता है, मैं बरगद का पेड़ देखता हूं, उसमें जब भी वो लताएं दिखती है मेरा मन करता है पकड़ के झूल जाऊं, है जी। तो वो जो लताएं जो नीचे आ रही है वो क्या है बेटा? वो रूट्स है, वो मूल है, वो जड़ें हैं। आप बोलोगे सर जड़ें ऊपर से नीचे आ रही है? यस। अगर जानते थे अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो याद रखना जड़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं। यस, वो होती है अपस्थानिक मूल। ठीक है, चलो जी डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा अपस्थानिक मूल क्या होती है। अभी सिर्फ इतना सा, इनमें जो मूल मिलती है, इनके मुख्य पादप शरीर में जो मूल मिलती है उनका नाम होता है अपस्थानिक मूल। ठीक है, तना सीधा सिंपल सा क्या सीधा होता है, जैसे होता है ना बच्चे कैसे होते हैं सीधे साधे हैं, ऐसा सीधा नहीं, मतलब अपराइट होता है, जमीन के बाहर सीधा खड़ा है। कौन? तना सीधा इरेक्ट है। ठीक है, चलो सर ये सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई। तना जो है जमीन के बाहर सीधा सीधा खड़ा हुआ मिल रहा है। मूल जो होती है वो अपस्थानिक होती है। सर आपने अपस्थानिक नहीं बताया, कोई बात नहीं, आप बताओगे हमें याद रहेगा। अभी सिर्फ इतना सा, अपस्थानिक मूल मिलती है किसमें? इनमें। ठीक है, क्या होती है नहीं बताया, जरूरत नहीं है अभी। मेन है क्या सर, पर्ण कौन सी मिलती है यहां पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं वो है इनमें पर्ण कौन सी मिलती है। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर पर्ण कौन सी मिलती है। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इनमें पर्ण, यानी लीफ। तो ध्यान से अपनी आंखों को खोलकर दिमाग प्रॉपर यूज में लेकर ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर टेरिडोफाइट में पर्ण 2 प्रकार की होती है। किस आधार पर? ध्यान से सुनना, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर 2 प्रकार की होती है और कार्य के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है, यानी आप टोटल 4 प्रकार की पर्ण पढ़ने वाले। पहले हम आकार के आधार पर देखते हैं, पहले हम आकार के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला लघु पर्ण। सर ये लघु पर्ण क्या है? और दूसरा दीर्घ पर्ण। हाँ जी, इनको हम बोलते हैं माइक्रोफिल्स या माइक्रोस्पोरोफिल बोल देते हैं बेटा जी, इनको हम माइक्रोस्पोरोफिल, और इनको हम बोलते हैं मैक्रोस्पोरोफिल। अब सर ये क्या है?
ये क्या है? हाँ जी, ध्यान से सुनना, ये क्या है मुझे बताएं। ये आपको एक तना दिख रहा है? यस सर। ये इसकी पर्ण है? ठीक है सर। सॉरी, ये तना दिख रहा है, ये इसकी क्या है? मूल है। हाँ जी, ठीक है सर। अब मुझे बताएं, इसमें आपको ये शाखा पर पत्ती लगी हुई दिखाई दे रही है? ये सिंपल, इस पर पत्ती दिख रही है? दिख रही है? हाँ सर, दिख रही है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी। यहां पर जो आपको पत्तियां दिख रही हैं और इधर देखिएगा, इधर जो आपको पत्तियां दिख रही हैं, हाँ जी, तुलना करो इसकी इससे। करो करो करो, तुलना करो, जरा जल्दी से तुलना करो, फटाफट तुलना करो। यहां पर जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये पत्ती, ठीक है, और ये पत्तियां। आप खुद सोच समझकर आंसर दीजिए। तने के सापेक्ष, तने से कंपेयर करते हुए यहां पर तना बड़ा है कि पत्तियां बड़ी हैं? यहां पर तना बड़ा है कि पत्ती बड़ी है? आप सीधा बोलेंगे सर यहां तना छोटा है, पत्ती बड़ी है। तना जो है वो छोटा है और पर्ण जो है वो बड़ी है। ऐसी पर्णों को हम बोलते हैं दीर्घ पर्ण। वहीं जहां तना जो है वो होगा बड़ा और पत्तियां यानी पर्ण जो है वो होंगी छोटी। इनको हम बोलेंगे क्या? लघु पर्ण। बताओ, देखकर नहीं पता लग रहा, नाम में क्या रहा? लघु, फिर पर्ण। पर्ण यानी पत्ती, लघु मतलब छोटा, यानी तना बड़ा, पत्तियां छोटा, पत्ती छोटी। यहां पर क्या लिखा है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? व्रत यानी बड़ा, यानी पत्ती जो है, पर्ण जो है वो दीर्घ है। किससे? बड़ी है। किससे? तने से। बताओ, क्या ये सिंपल सी दो प्रकार की पत्तियां आपको समझ में आई? तना छोटा, पत्ती बड़ी, दीर्घ पर्ण। तना बड़ा, पत्ती छोटी, लघु पर्ण। बताओ, इतनी सी बात समझ में आ गई? नो कंफ्यूजन। चलें आगे। अब आप बोलेंगे सर उदाहरण तो बता दीजिए। तो बेटा जी, लघु पर्ण का उदाहरण याद रखना, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला ये उदाहरण है, ठीक है। और दीर्घ पर्ण का उदाहरण याद रखना, फर्न। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चे पूछे सर फर्न क्या होता है? सर सिलेजिनेला क्या, सिलेजिनेला क्या होता है? बाबू, टेरिडोफाइट के उदाहरण है ये। एक प्लांट का नेम है, एक पादप का नाम है सिलेजिनेला, जो इस टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत आता है। ऐसे ही फर्न भी एक पादप का नाम है, पादपों का नाम है फर्न, जो टेरिडोफाइट समूह के अंतर्गत आते हैं। फर्न वो पादप होते हैं, वो टेरिडोफाइट होते हैं जिनमें पत्तियां तने से बड़ी होती हैं। सिलेजिनेला वो होता है जिसमें पत्तियां छोटी हैं और तना बड़ा है। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही हलवा बात थी, हलवा। चलो सर, ये तो हमने देखिए पर्ण दो प्रकार की, किस आधार पर? सर आकार के आधार पर। अब हम देखते हैं पर्ण वापस से देखने वाले हैं क्या? पर्ण। लेकिन अब हम जो देखेंगे ना, अब हम देखेंगे क्या? सर कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर। सर पर्ण का कार्य तो एक ही होता है, प्रकाश संश्लेषण करना। मैंने कहा हाँ भैया, है ना। अब देखिए यहां पर कार्य के आधार पर दो प्रकार की पर्ण है। एक का नाम है, ध्यान से सुनना, कायिक पर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोफिल। कायिक पर्ण, ट्रोपोफिल। और एक होती है बीजाणु पर्ण।
बीजाणु पर्ण, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफिल। अब आपने जो बोला ना कि सर पर्ण का कार्य तो प्रकाश संश्लेषण करना है, फोटोसिंथेसिस करना है ना, तो बेटा जी आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये एक मान लो पेड़ है, टेरिडोफाइट है, समझ लो ये एक टेरिडोफाइट है, ठीक है, और इस पर मिल रही है ये पर्ण, एक और पर्ण, दो पर्ण मिल रही है, ठीक है। इसको बोला मैंने स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण, इसको बोला मैंने ट्रोपोफिल कायिक पर्ण। सर दोनों में अंतर क्या था, है ना, तो बेटा जी इनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो याद रखना कायिक पर्ण यानी स्पोरोफिल। अब आपने जो बोला ना कि सर पर्ण का कार्य तो प्रकाश संश्लेषण करना है, फोटोसिंथेसिस करना है ना, तो बेटा जी आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये एक मान लो पेड़ है, टेरिडोफाइट है, समझ लो ये एक टेरिडोफाइट है, ठीक है, और इस पर मिल रही है ये पर्ण, एक और पर्ण, दो पर्ण मिल रही है, ठीक है। इसको बोला मैंने स्पोरोफिल यानी बीजाणु पर्ण, इसको बोला मैंने ट्रोपोफिल कायिक पर्ण। सर दोनों में अंतर क्या था, है ना, तो बेटा जी इनका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो याद रखना कायिक पर्ण यानी ट्रोपोफिल्स का कार्य जो होता है, कार्य के आधार पर देख रहे हैं ना पर्ण, तो ट्रोपोफिल कायिक पर्ण वो होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, भोजन का निर्माण करती है, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करती है। कौन, ये पर्ण। अब बोले सर डन डना डन डन, इतनी सी बात समझ में आ गई कि ये वो पर्ण है जो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण करेंगी। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी, हरी होंगी प्रकाश संश्लेषण करेंगी। आपने बोला ठीक है सर, ये क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे। अब रुकना, तसल्ली से ध्यान से सुनना, जो आगे जो चीज बताने वाला हूं बहुत भारी चीज है। ये वो पर्ण है जो जनन से संबंधित है, जनन से संबंध रखती है, यानी इन पर्णों का संबंध किससे होता है, जनन से होता है, ठीक है। अब क्या होता है इन पर, अभी सिर्फ इतना सा हिंट दे रहा हूं। इन बीजाणु पर्ण पर कुछ संरचनाएं मिलती हैं, ध्यान से सुनना। इन बीजाणु पर्ण पर कुछ संरचनाएं मिल रही हैं, आपको दिखाई भी दे रही है ये, ठीक है जी। ये जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इन संरचनाओं को, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बीजाणु धानी। क्या नाम देते हैं, बीजाणु धानी। अब इन बीजाणु धानी के अंदर क्या मिलेगा वो अभी मैं आपको जीवन चक्र में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, ये जो पत्ती जो थी, इस पत्ती का संबंध किससे है, जनन से है। प्रकाश संश्लेषण से नहीं होता है, किससे होता है, जनन से होता है, ठीक है सर। इस पत्ती पर कुछ विशेष संरचनाएं मिलती है जिनका नाम होता है बीजाणु धानी, ठीक है सर। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे, अब मेरी बात को गौर से सुनना, मैं नोट डालकर एक चीज यहां पर लिख रहा हूं। बेटा जी हम कौन सा समूह पढ़ रहे हैं सर, टेरिडोफाइट। सबसे पहले तना, जड़ें, पत्तियां किस में आए सर, टेरिडोफाइट, ठीक ठीक। थोड़ा सा मैं पीछे ले चलता हूं आपको, थोड़ा सा पीछे। हाँ जी सर, 5 चीजें हमें पढ़नी है, 3 ये 2 ये। सबसे पहले पादप इस पृथ्वी पर आए सर, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये।
क्या है ना, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। हमारी कोशिश यही रहती है कि एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। जरा सोचिए, थैलोफाइट सबसे पहले पढ़े, हाँ जी पढ़े, फिर क्या पढ़े, ब्रायोफाइट, अब क्या पढ़ रहे हैं, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद कौन आएंगे सर, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद कौन आए इस पृथ्वी पर, एंजियोस्पर्म। सबसे पहले जड़ें, तना, पर्ण किसमें आई सर, इनमें। इनके बाद कौन आए, ये इनमें नहीं होगी, इनमें भी होगी सर। यहां पर भी तना होगा, यहां पर भी पर्ण होएगी, यहां पर भी जड़ें होंगी, यानी मूल होंगे। इनमें नहीं, अरे ये तो सबसे आधुनिक है, इनके अंदर भी तना होगा, इनके अंदर भी जड़ होएगी, इनके अंदर भी पर्ण होंगी। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो मैं खतरनाक चीज आपको बताने वाला हूं ना, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही खतरनाक चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये मान लो एक टेरिडोफाइट है, सुनिएगा, माथा चकरा जाएगा। ये एक टेरिडोफाइट है जिस पर ये पर्ण है, ये पर्ण है, ठीक। इस पर्ण को हमने क्या बोला बेटा जी, कायिक पर्ण, ठीक है सर। जो प्रकाश संश्लेषण करेगी, अभी अभी बताया था प्रकाश संश्लेषण करती है, ठीक है सर। और इस पर मिल रही है कौन, इस पर कौन मिल रहा है सर, इस पर मिल रही है कौन, बीजाणुधानी। सर इस पर मिल रही है कौन, ये बीजाणुधानी। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ये बीजाणु पर्ण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बीजाणु पर्ण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर। ये हमने बात करी किसकी, टेरिडोफाइट की। इसका संबंध किससे था सर, प्रकाश संश्लेषण से था। मैंने कहा हाँ जी, किससे है, प्रकाश संश्लेषण। मैंने कहा बिल्कुल। इसका संबंध किससे है सर, जनन से है। मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। अब इधर आइए, अब हम देखते हैं यहां पर अभी के अभी जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में भी अभी के अभी देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये तना, जड़ें, पत्ती सेम टू सेम, कायिक पर्ण, और अगेन इस पर भी क्या सर, सर बीजाणुधानी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। कौन सी पर्ण सर, बीजाणु पर्ण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बीजाणु पर्ण, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नो प्रॉब्लम ना सर। यहां भी बीजाणु पर्ण, यहां भी बीजाणु पर्ण। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, ये हमारा कौन हो गया, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, और आखिरी एंजियोस्पर्म। इसको भी देख लेते एक बार। दिमाग के सारे कपाट खुल जाएंगे एकदम से। एंजियोस्पर्म, जिनको ये चीज समझ में आ गई ना, उनको फिर आज के बाद कभी भी बॉटनी बोरिंग नहीं लगेगी, जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। सर ये अगेन कायिक पर्ण। मैंने कहा वाह भाई वाह, कायिक पर्ण। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, कायिक पर्ण यहां भी है, कायिक पर्ण यहां भी है, कायिक पर्ण यहां भी है। कायिक पर्ण का काम यहां पर क्या है, प्रकाश संश्लेषण। यहां पर भी प्रकाश संश्लेषण, और यहां पर भी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी इन तीनों में, टेरिडोफाइट में भी, जिम्नोस्पर्म में भी, और एंजियोस्पर्म में भी, किस किस में बेटा जी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म, और सर हमारा टेरिडोफाइट, ठीक है। तीनों में मिल रही है क्या सर, कायिक पर्ण मिल रही है, जिसका संबंध है सर जी किससे, प्रकाश
संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके सर, अब आगे। सर ये बीजाणुपर्ण यहां पर है, जनन से संबंधित है, ये बीजाणुपर्ण यहां है, जनन से संबंधित है। सर यहां पर आपने दिखाई नहीं, देखना जरा, ये है बीजाणुपर्ण, ये है बेटा जी आपकी बीजाणुपर्ण। थोड़ा सा हल्का फुल्का हिंट लगा सकते हो, एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? सर एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म वो पादप होते हैं जिनमें पुष्प मिलते हैं। अब अगर इतना सा दिमाग लगा सकते हो तो प्रभु ये पूरी संरचना जो थी ना, ये था पुष्प। और पुष्प क्या हो सकता है? सोचिए, दिमाग लगा। इस पुष्प में क्या मिलती हैं? आप में से कई बच्चों ने नाम सुना होगा, पुमंग सुना है, पुंकेसर सुना है, स्त्री केसर नाम सुने, हल्का फुल्का पूछ रहा हूं बस इतना सा, ये नाम सुने हैं। ये क्या होते हैं? सर ये पर्ण होती हैं, पर्ण। यानी कहीं ना कहीं ये जो बीजाणु पर्ण जो यहाँ पर पर्ण की तरह दिख रही थी ना, पर्ण की तरह दिखाई दे रही थी, यहाँ पर्ण के जैसी, पत्ती के जैसी दिखाई दे रही थी, यहां पर वो पर्ण मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई हो रही है पत्ती, और किसमें बदल रही है? सर पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर। और ये जो रंगीन संरचनाएं, जो नाम आपने सुना होगा, रंगीन संरचनाएं देखी है ना आपने, जिनको हम दल बोलते हैं, हरी हरी संरचनाएं बाह्य दल बोलते हैं, ये सारी संरचनाएं जो पुष्प में मिल रही हैं वो मॉडिफिकेशन है किसका? पर्ण का। कौन सी पर्ण का? सोचिए कौन सी पर्ण का? सर बीजाणु पर्ण का। बीजाणु पर्ण किससे संबंधित थी? जनन से। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एक पुष्पीय पादप में पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है जो जनन से संबंधित होती है। देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग के कपाट खुले कि नहीं खुले, समझ में आया कि नहीं आया? आया। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए इधर। सर कायिक पर्ण यहाँ, कायिक पर्ण यहाँ, कायिक पर्ण यहाँ, तीनों जगह कायिक पर्ण का कार्य क्या था? प्रकाश संश्लेषण। सर बीजाणुपर्ण यहाँ, बीजाणुपर्ण यहाँ, यहाँ पर बीजाणुपर्ण पुष्प में परिवर्तित हो गई। किसमें परिवर्तित हो गई है? पुष्प में। ठीक है सर। बीजाणुपर्ण किससे संबंधित है? जनन से। सर यहाँ पर जनन से संबंधित है, यहाँ पर जनन से संबंधित है, और यहाँ पर, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, एकमात्र ऐसे पादप, ध्यान से सुनना, एकमात्र ऐसे पादप, नोट यहां डाला था ना, एकमात्र पादप जिनमें बीजाणुपर्ण, ये वाली बीजाणुपर्ण जनन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकती है, दोनों से संबंधित होती है। अब कितने बच्चों का माथा हिल गया? हाँ जी, हिल गया। अब जरा देखिएगा, कंपेयर करिएगा। सर कायिक पर्ण यहाँ, सर कायिक पर्ण यहाँ, सर कायिक पर्ण यहाँ, हाँ जी तीनों में है। किस चीज से संबंधित? सर प्रकाश संश्लेषण। मैंने कहा ठीक है। सर बीजाणुपर्ण यहां पर किससे संबंधित? केवल जनन से। केवल नहीं, सॉरी मैंने केवल कर दिया, केवल, ओनली एंड ओनली, केवल जनन से संबंधित है। सर यहां पर जो बीजाणुपर्ण थी, सर यहां पर जो बीजाणुपर्ण थी, बीजाणुपर्ण जो थी सर वो मॉडिफाई हो गई है, रूपांतरित हो गई, और क्या बना दिया? सर पुष्प बना दिया।
और पुष्प एक लैंगिक संरचना है, यानी यहां पर भी बीजाणुपण हो गई है मॉडिफाई, माना मॉडिफाई हो गई है, लेकिन किससे संबंधित है? केवल जनन से। क्यों? क्योंकि पुष्प जनन संरचना है भाई, प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना कर रहा है पुष्प। पुष्प तो एक जनन संरचना है। बीजाणुपण यहां पर भी केवल जनन से, यानी यहां पर भी जनन से संबंधित है कौन? बीजाणुपण। यहां पर भी जनन से संबंधित है कौन? बीजाणुपण। मैंने तो यहां पर नोट डालकर लिखा है कि टेरिडोफाइट में बीजाणुपण जनन से तो संबंधित है ही है, और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अब ऐसी चीजें ना आपको बुक में इस तरीके से नहीं दे रखी है, समझा नहीं रखी है। ये था कंसेप्ट सीधा सा। अब बताओ A to Z चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे। तो याद रखना बेटा जी, यहां पर बीजाणुपण दोनों कार्य कर सकते, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती है इसके जैसी, और जनन से तो संबंधित है ही। अब आप फाइनली पूछेंगे सर जनन से कैसे संबंधित है? अब मैं आपको बताने वाला हूं इनका जीवन चक्र। अब स्टार्ट करूंगा क्या? जीवन चक्र। तो अब बेटा जी हमारा 8वां बिंदु अब स्टार्ट होने वाला है, क्या? इनका जीवन चक्र। 8वां बिंदु वापस से ये देखिए, ये हमारा जो भी बिंदु चल रहा था ये वाला, शायद 11वां बिंदु चल रहा था ये वाला, क्योंकि हमने 10वें बिंदु में तो ये बताया कि ये विभेदित होते हैं, जिसमें हमने 11वें बिंदु में पर्ण के बारे में बात करी है। ये अब तक पर्ण ही चल रहा था सब कुछ। अब जी वापस से 8वां बिंदु ला रहा हूं, क्या? जीवन चक्र। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले बेटा जी? जीवन चक्र देखने वाले हैं। किसका? टेरिडोफाइट्स का। आइएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल। इस पर कौन मिल रहा है सर? इस पर मिल रही है कौन? बीजाणुधानी। सर इस पर मिल रही है कौन? ये बीजाणुधानी। तो ऑब्वियस सी बात है सर ये बीजाणुपर्ण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बीजाणुपर्ण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर। ये हमने बात करी किसकी? टेरिडोफाइट की। इसका संबंध किससे था सर? प्रकाश संश्लेषण से था। मैंने कहा हाँ जी, किससे है? प्रकाश संश्लेषण। मैंने कहा बिल्कुल। इसका संबंध किससे है सर? जनन से है। मैंने कहा बिल्कुल, ठीक है। अब इधर आइए, अब हम देखते हैं यहां पर अभी के अभी जिम्नोस्पर्म में भी, जिम्नोस्पर्म में भी अभी के अभी देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये तना, जड़ें, पत्ती सेम टू सेम, कायिक, पर्ण, और अगेन इस पर भी क्या सर? सर बीजाणुधानी। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। कौन सी पर्ण? सर बीजाणुपर्ण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बीजाणुपर्ण, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, नो प्रॉब्लम ना सर। यहां भी बीजाणुपर्ण, यहां भी बीजाणुपर्ण। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर किसकी? ये हमारा कौन हो गया? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, और आखिरी एंजियोस्पर्म। इसको भी देख लेते एक बार। दिमाग के सारे कपाट खुल जाएंगे एकदम से। एंजियोस्पर्म, जिनको ये चीज समझ में आ गई ना, उनको फिर आज के बाद कभी भी बॉटनी बोरिंग नहीं लगेगी, जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। सर ये अगेन कायिकपर्ण। मैंने कहा वाह भाई वाह, कायिकपर्ण। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, कायिकपर्ण यहां भी है, कायिकपर्ण यहां भी है, कायिकपर्ण यहां भी है। कायिकपर्ण का काम यहां पर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। यहां पर भी प्रकाश संश्लेषण, और यहां पर भी प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है सर, समझ में आ गया। यानी इन तीनों में, टेरिडोफाइट में भी, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी, किस किस में बेटा जी? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म और सर हमारा टेरिडोफाइट। ठीक है, तीनों में मिल रही है क्या? सर कायिक पर्ण मिल रही है, जिसका संबंध है सर जी किससे? प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है सर, समझ में आ गया। ओके सर, अब आगे। सर ये बीजाणुपर्ण यहां पर है, जनन से संबंधित है। ये बीजाणुपर्ण यहां है, जनन से संबंधित है। सर यहां पर आपने दिखाई नहीं, दिखाई नहीं, देखना जरा। ये है बीजाणुपर्ण। ये है बेटा जी आपकी बीजाणुपर्ण। थोड़ा सा हल्का फुल्का हिंट लगा सकते हो, एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? सर एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप होते हैं। एंजियोस्पर्म वो पादप होते हैं जिनमें पुष्प मिलते हैं। अब अगर इतना सा दिमाग लगा सकते हो तो प्रभु ये पूरी संरचना जो थी ना, ये था पुष्प। और पुष्प क्या हो सकता है? सोचिए, दिमाग लगा। इस पुष्प में क्या मिलती हैं? आप में से कई बच्चों ने नाम सुना होगा, पुमंग सुना है, पुंकेसर सुना है, स्त्री केसर नाम सुने? हल्का फुल्का पूछ रहा हूं, बस इतना सा, ये नाम सुने हैं? ये क्या होते हैं? सर ये पर्ण होती हैं, पर्ण। यानी कहीं ना कहीं ये जो बीजाणु पर्ण, जो यहां पर पर्ण की तरह दिख रही थी ना, पर्ण की तरह दिखाई दे रही थी, यहां पर्ण के जैसी, पत्ती के जैसी दिखाई दे रही थी, यहां पर वो पर्ण मॉडिफाई हो जाती है, मॉडिफाई हो रही है पत्ती, और किसमें बदल रही है? सर पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर। और ये जो रंगीन संरचनाएं, जो नाम आपने सुना होगा, रंगीन संरचनाएं देखिए ना आपने, जिनको हम दल बोलते हैं, हरी हरी संरचनाएं, बाह्य दल बोलते हैं, ये सारी संरचनाएं जो पुष्प में मिल रही हैं, वो मॉडिफिकेशन है किसका? पर्ण का। कौन सी पर्ण का? सोचिए कौन सी पर्ण का? सर बीजाणु पर्ण का। बीजाणु पर्ण किससे संबंधित थी? जनन से। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एक पुष्पीय पादप में पुष्प एक लैंगिक संरचना होती है जो जनन से संबंधित होती है। देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग के कपाट खुले कि नहीं खुले। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी देखिए इधर। सर कायिकपर्ण यहां, कायिकपर्ण यहां, कायिकपर्ण यहां, तीनों जगह कायिकपर्ण का कार्य क्या था? प्रकाश संश्लेषण। सर बीजाणुपर्ण यहां, बीजाणुपर्ण यहां, यहां पर बीजाणुपर्ण पुष्प में परिवर्तित हो गई है। किसमें परिवर्तित हो गई है? पुष्प में। ठीक है सर। बीजाणुपर्ण किससे संबंधित है? जनन से। सर यहां पर जनन से संबंधित है, यहां पर जनन से संबंधित है, और यहां पर, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, एकमात्र ऐसे पादप, ध्यान से सुनना, एकमात्र ऐसे पादप, नोट यहां डाला था ना, एकमात्र पादप जिनमें बीजाणुपर्ण, ये वाली बीजाणुपर्ण जनन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों कर सकती है, दोनों से संबंधित होती है। अब कितने बच्चों का माथा हिल गया? हाँ जी, हिल गया। अब जरा देखिएगा, कंपेयर करिएगा। सर कायिकपर्ण यहां, सर कायिकपर्ण यहां, सर कायिकपर्ण यहां। हाँ जी, तीनों में है। किस चीज से संबंधित? सर
प्रकाश संश्लेषण। मैंने कहा ठीक है सर। बीजाणु पर्ण यहां पर किससे संबंधित? केवल जनन से। केवल नहीं, सॉरी मैंने केवल कर दिया। केवल, ओनली एंड ओनली, केवल जनन से संबंधित है। सर यहां पर जो बीजाणु पर्ण थी, सर यहां पर जो बीजाणु पर्ण थी, बीजाणु पर्ण जो थी सर वो मॉडिफाई हो गई है, रूपांतरित हो गई है और क्या बना दिया सर? पुष्प बना दिया। और पुष्प एक लैंगिक संरचना है, यानी यहां पर भी बीजाणुपर्ण हो गई है मॉडिफाई, माना मॉडिफाई हो गई है, लेकिन किससे संबंधित है? केवल जनन से। क्यों? क्योंकि पुष्प जनन संरचना है भाई, प्रकाश संश्लेषण थोड़ी ना कर रहा है पुष्प। पुष्प तो एक जनन संरचना है। बीजाणुपर्ण यहां पर भी केवल जनन से, यानी यहां पर भी जनन से संबंधित है कौन? बीजाणुपर्ण। यहां पर भी जनन से संबंधित है कौन? बीजाणुपर्ण। मैंने तो यहां पर नोट डालकर लिखा है कि टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण जनन से तो संबंधित है ही है और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। अब ऐसी चीजें ना आपको बुक में इस तरीके से नहीं दे रखी है, समझा नहीं रखी है। ये था कंसेप्ट सीधा सा। अब बताओ A to Z चीज समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चले आगे। तो याद रखना बेटा जी, यहां पर बीजाणुपर्ण दोनों कार्य कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती है इसके जैसी, और जनन से तो संबंधित है ही। अब आप फाइनली पूछेंगे सर जनन से कैसे संबंधित है? अब मैं आपको बताने वाला हूं इनका जीवन चक्र। अब स्टार्ट करूंगा क्या? जीवन चक्र। तो अब बेटा जी हमारा 8वां बिंदु अब स्टार्ट होने वाला है, क्या? इनका जीवन चक्र। 8वां बिंदु वापस से ये देखिए, ये हमारा जो भी बिंदु चल रहा था ये वाला, शायद 11वां बिंदु चल रहा था ये वाला, क्योंकि हमने 10वें बिंदु में तो ये बताया कि ये विभेदित होते हैं, जिसमें हमने 11वें बिंदु में पर्ण के बारे में बात करी है। ये अब तक पर्ण ही चल रहा था सब कुछ। अब जी वापस से 8वां बिंदु ला रहा हूं, क्या? जीवन चक्र। हाँ जी, क्या पढ़ने वाले बेटा जी? जीवन चक्र देखने वाले हैं। किसका? टेरिडोफाइट्स का। आइएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। ये जी स्थल है, क्योंकि स्थल पर आ गए हैं ये। हाँ जी बिल्कुल आ गए हैं, लेकिन हल्के फुल्के इनको थोड़ी सी जल की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्थल, ये थोड़ा बहुत इनको भी आवश्यकता चाहिए। भाई जल की तो आवश्यकता चाहिए कि नहीं चाहिए? आसपास थोड़ा बहुत जल होना चाहिए, ठीक है। चलो सर, अब आप मुझे बताओ यहां पर इनका मुख्य पादप शरीर कौन? मुख्य पादप शरीर कौन है? सर मुख्य पादप शरीर है कौन? बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद कैसा होता है बेटा जी? द्विगुणित होता है। मैंने कहा हाँ जी, ये है बीजाणुद्भिद। कैसा है सर? द्विगुणित है, इसकी कोशिकाएं द्विगुणित है। मैंने कहा जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सर इसकी ये मान लेते हैं, ये है हमारी क्या बोलते हैं, बीजाणुपर्ण है। कौन है ये? बीजाणुपर्ण है। कौन बेटा जी? बीजाणुपर्ण। ठीक है, ठीक है सर, ये है हमारी बीजाणुपर्ण। बीजाणुद्भिद पर क्या मिल रही है? बीजाणुपर्ण। भाई हमें तो जीवन चक्र देखना है, तो हमें जनन से संबंधित बात करनी पड़ेगी। सर बीजाणुपर्ण मिल रही है, ठीक है सर, ये बीजाणुपर्ण थी। सर बीजाणुपर्ण पर क्या मिल रहा था? मैंने बोला बीजाणुधानी। सिंपल बॉस, बहुत सिंपल। क्या मिल रहा है सर? बीजाणुधानी। मैंने कहा हाँ जी बीजाणुधानी। बीजाणुपर्ण पर क्या मिल रही है? सर बीजाणुधानी। अब सर इस बीजाणुधानी के अंदर क्या मिल रहा है? इस बीजाणुधानी के अंदर मिलती हैं कोशिकाएं। ऑब्वियस सी बात है, क्या मिलेंगी? कोशिकाएं। उन कोशिकाओं का नाम है, ध्यान से सुनना, बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका। आपने बोला ठीक है सर, बीजाणु मात्र कोशिकाएं ये।
बताएं जरा जल्दी से, ये बीजाणु मात्र कोशिका कैसे होंगी? अगुणित होंगी कि द्विगुणित होंगी? सर पूरा पादप शरीर द्विगुणित है, ये पूरा पादप शरीर जो है द्विगुणित है, इसकी पत्तियां भी द्विगुणित है, उसमें बीजाणु धानी भी द्विगुणित है, उसकी कोशिका भी कैसी है? द्विगुणित है। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। अरे भैया ये पूरा पादप शरीर कैसे द्विगुणित है, तो इसकी कोशिका कैसी होगी? द्विगुणित होगी, सिंपल। अब इन कोशिकाओं को हमने क्या बोला? बीजाणु मात्र कोशिका। इन कोशिकाओं में हुआ सर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन। अब आप मुझे बताएं अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेंगे? सर संरचनाएं बनेंगी, उनका नाम है बीजाणु, जो कैसी होंगी? अगुणित होंगी। ये अब बार बार दोहराने की जरूरत नहीं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अगुणित कोशिका बनी है। बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बने? बीजाणु। सर ये बीजाणु यहां से नीचे गिरे, ठीक है, ये गिर गया कौन? बीजाणु गिर गया। ऐसे ही वहां पर नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या? हुआ था ना। चलिए सर ये बीजाणु आ गया, अब ये बीजाणु क्या करेगा? सर अंकुरण करेगा। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करेगा, बीजाणु अंकुरित होएगा। लो जी क्या हुआ? अंकुरित हुआ। कौन अंकुरित हो गया? सर जी ये बीजाणु अंकुरित हो गया। अब ये अंकुरित होकर करेगा क्या? सर ये अंकुरित होकर बनाएगा एक संरचना ऐसी, ये संरचना है, और इस संरचना का नाम है, अरे इस संरचना का नाम है युग्मकोद्भिद। और ये जो युग्मकोद्भिद है, ये जो युग्मकोद्भिद है, ये थैलस के समान है। किसके समान है? सर ये एक थैलस के समान है, यानी ये अविभेदित है। कैसा? ये अगुणित है। क्यों? क्योंकि बीजाणु अगुणित था। किसके समान है? थैलस। देख लो, क्या यहां पर कोई मूल तना ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये जो युग्मकोद्भिद जो है, ये वाला, ये युग्मकोद्भिद, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर लिखने वाला हूं। क्या? 12वां बिंदु, क्योंकि 8वां तो हमारा जीवन चक्र चल रहा है, थोड़ा सा बीच में उल्टा सीधा हो गया बिंदु, लेकिन समझ जाइएगा, है ना। जीवन चक्र पर मैंने नंबर दे दिया था, यहां पर शायद 8वां दे दिया था, है ना, लेकिन उस जीवन चक्र को हमें यहां पर पढ़ना था। एक काम करते, उसको यहां से ना बिंदु को ही हटा देते, नहीं तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। ये लो जी, 8वां यहां से हटा देता हूं, ये 11वां था, और जी इसको मैं 12वां ही दे देता हूं, नहीं तो पगला जाओगे भैया कि सर ये 8 12 कैसे हो गया? 12वां नंबर, ठीक है। और ये 13वां नंबर, यहां पर दर्शा के बता रहा हूं, यहां पर लिख कर बता रहा हूं जीवन चक्र। और ये 14th नंबर, 14th, ठीक। एक एक पॉइंट वाइज लिखी है मैंने चीज। हाँ जी, 14 नंबर में आपको जो बताने वाला हूं वो ये याद करिए, ब्रायोफाइट्स में बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद के बीच में कोई रिलेशन था, कोई संबंध था? आप बोलेंगे यस सर। वहां पर जो बीजाणुद्भिद बना था, वहां पर ब्रायोफाइट्स में जो बीजाणुद्भिद बना था वो युग्मकोद्भिद से जाकर जुड़ा था भोजन और आवास के लिए। क्या यहां पर भी ऐसा कुछ होएगा? ये युग्मकोद्भिद बना दिया आपने सर, ये युग्मकोद्भिद, क्या ये जाकर जुड़ेगा? तो याद रखना टेरिडोफाइट में, इनमें बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ये भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन भी बना पाएगा, आराम से रह भी लेगा, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर किसको किसकी जरूरत थी? बीजाणुद्भिद को युग्मकोद्भिद की जरूरत थी। यहां पर किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है, बिंदास, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, समझ में आ गया? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बिंदु, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर है, वहां पर रिलेशन था, यहां पर कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है, आराम से जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। चलो ठीक है सर, ये बना दिया आपने युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब इस युग्मकोद्भिद में क्या होएगा प्रभु? सर इस युग्मकोद्भिद में होएगा वही सर पुंधानी, स्त्री धानी।
पुंधानी स्त्री धानी। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया सर, पुंधानी से बनेंगे पुमणु या पुमंग, बोल दीजिए पुमणु या पुमंग। स्त्री धानी से क्या बनेगा? अंड। बिल्कुल सेम टू सेम जो वहां पर पड़ा था, है ना। और वो गिरेंगे सर जी, गिर गए, क्या हो गया? निषेचन हो गया, निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया। जय हो। निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया। ये युग्मनज, निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया। युग्मनज कैसा? द्विगुणित। अब ये युग्मनज, प्रभु ध्यान से देखो, ये युग्मनज यहां पर नहीं भाई, यहां पर गिरे, पानी में गिरे, हाँ ठीक है सर, गिर गए। गिरकर क्या बना दिया? युग्मनज। युग्मनज आ गया वापस से जमीन पर, और ये युग्मनज, ये युग्मनज वृद्धि करेगा, विकास करेगा और वापस से एक संरचना बनाएगा। जिस पर क्या है मेरे भाई? ऐसी संरचना बन गई है। बताओ जी, सोच समझकर। ये युग्मनज द्विगुणित था, इसने आगे चलकर विभाजन करके क्या बना दिया? बीजाणुद्भिद बना दिया। ये देख लो, ऐसा ही तो था बीजाणुद्भिद। ये बीजाणुद्भिद हरा हरा कर दूं ताकि समझ में आ जाए। लो जी, हरा हरा कर देता हूं। अब ठीक है। ये लो जी, बस ठीक है जी, ठीक है भैया। अब आ गया समझ में? अब क्लियर? ये खुश, ठीक है। रिवाइज करा दूं वापस से। देखो, मुख्य पादप शरीर कौन? बीजाणुद्भिद सर, ये रहा। इस पर कौन मिल रही है? बीजाणुद्भिद पर बीजाणु पर्ण मिल रही है सर, ये रही, ये पत्ती बीजाणु पर्ण हरे रंग की जो मैंने दिखाई। इस बीजाणु पर्ण पर क्या मिल रहा है सर? इस बीजाणु पर्ण पर मिल रही थी बीजाणु धानी, ये लाल रंग की। बीजाणु धानी के अंदर क्या बीजाणु धानी के अंदर क्या मिल रही थी सर? बीजांड मात्र कोशिका सर, ये अंदर बीजांड मात्र कोशिका। इन बीजांड मात्र कोशिका में क्या हुआ सर? अर्धसूत्री विभाजन हुआ सर। क्या बने सर? बीजाणु बने, बनकर बाहर आ गए, गिर गए। ये बीजाणु अब क्या कर रहे हैं सर? अंकुरण कर रहे हैं। अंकुरण करके क्या बना रहे हैं सर? ये युग्मकोद्भिद बना दिया। ये लाल रंग का दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर होएगा। ये लो जी, ये लाल रंग का। मेहमान कुछ, अरे कैसी बात कर रहे, खोलने तो और खा कर देख नमकीन। ठीक है जी, क्या बना दिया सर? ये हमारा युग्मकोद्भिद बना दिया लाल रंग का। ये युग्मकोद्भिद जो लाल रंग का है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे पर कोई परजीविता नहीं दर्शा रहे हैं। ठीक है सर। अब सर ये जो युग्मकोद्भिद था, इस पे युग्मकोद्भिद है, युग्मक बनाएगा यानी जनन अंग मिलेंगे। बिल्कुल मिल रहे हैं। कौन? स्त्रीधानी पुंधानी, बिल्कुल मिल रहे हैं। स्त्रीधानी पुंधानी जो क्या बनाएंगे? युग्मक बनाएंगे। पुमणु यानी पुमंग और अंड कोशिका सब इन दोनों ने बनाए। यहां से पानी में गिरे, निषेचन हुआ, युग्मनज बना। चलिए जी, युग्मनज बन गया। अब युग्मनज जो है, ये युग्मनज जमीन पर विकास करके वापस से क्या बना रहा है सर? वापस से किसका निर्माण कर दिया सर? मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद। फिर वापस से ये जो बीजाणुद्भिद होएगा, इसमें फिर वापस से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी। खत्म, खल्लास। बताओ, ये था जीवन चक्र। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये जो जीवन चक्र मैंने आपको पढ़ाया है ना, ऐसा जीवन चक्र जो होता है, सिर्फ इतना सा हिंट दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आकर मैं टेरिडोफाइट का एक और जीवन चक्र बताने वाला हूं। आप बोलेंगे क्या सर? हाँ, एक और जीवन चक्र बताऊंगा टेरिडोफाइट का। ये जो जीवन चक्र मैंने आपको बताया है ना, ये तो एक प्रकार का जीवन चक्र है जो ज्यादातर टेरिडोफाइट में मिलता है। ऐसा ज्यादातर टेरिडोफाइट में इस प्रकार का जीवन चक्र मिलता है जो मैंने यहां पर दिखाया है, जो ये वाला है, जो यहां पर भी दिखा रखा था। ठीक है,
देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्ड दिख रहा है आपको, ये पर्ण है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, स्पोरेंजिया लिखा हुआ है, स्पोरेंजिया। जो हमने बीजाणुधानी पढ़ा था ना, बीजाणुधानी को हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया, ठीक है। फिर स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, बीजाणु अंकुरित होते हैं, फिर क्या बनता है, युग्मकोद्भिद। इस युग्मकोद्भिद में शुक्राणु और अंडाणु का मतलब पुमणु और अंड ये बनते हैं, निषेचन करते हैं, जायगोट बनता है, युग्मनज, युग्मनज वापस से क्या बना देगा, वापस से बीजाणुद्भिद बना देगा। ये यही चीज मैंने आपको बताई है, खत्म, खल्लास, इतनी सी बात थी। अब ज्यादातर टेरिडोफाइट में ऐसा जीवन चक्र है। एक और प्रकार का जीवन चक्र है। अब सर कौन से प्रकार का जीवन चक्र है, तसल्ली रखना, मैं बस इतना सा हल्का सा हिंट आपसे पूछ रहा हूं। आप मुझे बताएं, ये जो युग्मकोद्भिद है बेटा, इस युग्मकोद्भिद पर दोनों लैंगिक अंग एक ही शरीर पर है कि नहीं है? सोचो, दिमाग लगाओ। युग्मकोद्भिद था ना लाल वाला, ये लाल वाला कौन है सर? युग्मकोद्भिद लाल वाला। इस पर दोनों लैंगिक अंग, हाँ पुंधानी भी है, स्त्रीधानी भी है, यानी नर लैंगिक अंग भी इसी शरीर पर है, मादा लैंगिक अंग भी इसी शरीर पर है ना। तो आपके हिसाब से ये युग्मकोद्भिद द्विलिंगी है कि एकल लिंगी है? आप बोलेंगे सर द्विलिंगी। अब हिंट लगा लीजिएगा, अगला जो जीवन चक्र मैं आपको बताऊंगा ना, उसमें एकल लिंगिता मिलेगी। टेंशन ना लीजिएगा, टेंशन ना लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जब अगले लेक्चर में आऊंगा तो ये चीजें मैं वापस से, ये जो चीजें बताई है ना, एक बार दोहरा दूंगा, ठीक है, वापस से दोहरा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा जी ये टेरिडोफाइट में मैंने बहुत सारी, लगभग 14 बिंदु बताए। अगर इतना भी अगर आपने ध्यान से सुना है तो बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद एक और टॉपिक है टेरिडोफाइट का वर्गीकरण। वो मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं। टेरिडोफाइट का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो बेटा 4 समूह में बांटते हैं। अभी देखो मेरे को दूसरा जीवन चक्र बताना है, ये मैं स्लाइड ले आया, कोशिश करी मैंने कि ये भी आज हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। टेरिडोफाइट का बस इतना सा मैं आपको वो बता देता हूं। वर्गीकरण जब हम करते हैं तो 4 समूह में बांटते हैं। कौन कौन से बेटा? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। यानी अगली कक्षा में, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो वो जो जीवन चक्र बच गया, एक तो वो पढ़ेंगे, और ये समूह पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के। बोलेंगे इतना सारा है? मैंने कहा हाँ जी इतना सारा, मैं क्या करूं, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए प्रभु इतना ही था, है ना। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कृपया करके एक बार पढ़कर भी आएगा ताकि और मजा आएगा। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ फर्स्ट, टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद होता है, दोनों होते हैं या कोई नहीं होता है? सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर क्या होता है? ब्रायोफाइट का क्या था? आज जो पढ़ा है टेरिडोफाइट का वो क्या है? कोई दिक्कत लगा तो मेरी बात सुनेगा। चलिए जी, दूसरा प्रश्न, मॉस नदी वाले स्थानों में उगते हैं क्योंकि, बताओ, ये पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। मॉस ब्रायोफाइट में पढ़ा था आपने। मॉस जो है वो नदी वाले स्थान पर उग रहे थे। क्यों उग रहे थे? स्थल पर वृद्धि नहीं कर सकते, इनके युग्मक जल में संलयन करते हैं, इन्हें संवहन ऊतक का अभाव होता है, इनमें जड़ व रंध्र नहीं होते। जल क्यों चाहिए था? अरे अब तो लगा दो, सही लगा लिया। चलिए आइए, पहला प्रश्न था बेटा, डिस्कस कर लेते हैं। टेरिडोफाइट का मुख्य पादप शरीर क्या होता है? देखो ब्रायोफाइट का कौन था? युग्मकोद्भिद था। टेरिडोफाइट का कौन है? बीजाणुद्भिद है। ये तो आज ही पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, गलती नहीं करी होगी, है ना। दूसरा, मॉस, ये जानबूझ कर लाया ताकि पुरानी चीज याद आए। मॉस ये आपके ब्रायोफाइट नदी के पास, जल के पास क्यों उग रहे थे? क्यों? क्योंकि इनके युग्मक जल में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। जल की तो आवश्यकता थी। ये था बेटा जी सिंपल सा क्विज, ज्यादा नहीं लाया। अगले लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसी टेरिडोफाइट को, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।